हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा कुमारी है और आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो इस विषय को हम 3 से 4 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि एक साथ वीडियो काफ़ी लंबा ना बने और सभी चीज़ें हम पढ़ सकें और समझ सकें। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन 4 समकालीन सभ्यताओं में से एक थी, ठीक है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और हमारे भारत की यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में, खोज, उद्भव और विस्तार क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले सिंधु नदी और उसके सहायक नदी के आसपास इसके स्थल खोजे गए, इसलिए इस सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। हालांकि समय के साथ यह देखा गया यह सभ्यता सिंधु नदी के साथ साथ सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच बहने वाली सरस्वती नदी के आसपास भी बसी हुई थी, यानी कि सरस्वती नदी के आसपास भी इसके स्थल खोजे गए। तो इसका नाम पड़ा सरस्वती सभ्यता या फिर सरस्वती सिंधु सभ्यता। हालांकि यह नाम अधिक प्रचलित नहीं हो पाया और हर जगह किताब में, मतलब हर किताब में आपको यह नाम देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन ज्योग्राफी सरस्वती नदी के साक्ष्य को नहीं मानती है, ठीक है। यह नदी अब सूख चुकी है। हालांकि हिंदू धर्म में आज भी यह नदी उतनी ही पूजनीय है जितनी कि प्राचीन काल में हुआ करती थी। बाद में समय के साथ यह देखा गया कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब केवल सिंधु नदी के आसपास या सरस्वती नदी के आसपास ही नहीं फैली हुई थी, बल्कि यह गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, मतलब कि इन सभी जगह भी फैली हुई थी। इन सभी जगहों से इसके स्थल प्राप्त होने शुरू हुए। फिर इसके नामकरण को लेकर के विवाद शुरू हुआ कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सभ्यता सटीक नाम है, सही नाम है। तो जब इसके नामकरण को लेकर के अस्पष्टता उत्पन्न होने लगी तो पुरातात्विक भाषा में ना दोस्तों एक ट्रेडिशन है, ठीक है, कि अगर किसी अज्ञात संस्कृति के नामकरण में कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो उस सभ्यता के बारे में जिस स्थल से सबसे पहली बार पता चलता है, यानी कि सबसे पहला खोजा गया जो स्थल होता है, उस स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए सबसे पहला खोजा गया स्थल जो कि था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर हड़प्पा। कौन सा पहला स्थल था खोजा गया स्थल? हड़प्पा। तो इस पहले खोजे गए स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इस तरीके से 3 नाम इस सभ्यता का हमें देखने को मिलता है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यह सिंधु नदी के आसपास इसके स्थल सबसे पहले खोजे गए। फिर सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सरस्वती नदी के आसपास इसके स्थल मिले। और फिर हड़प्पा सभ्यता, क्यों इसके पहले खोजे गए स्थल के नाम पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके काल पीरियड, इसके तिथि के बारे में। तो इसके तिथि के बारे में भी बहुत से डेट आपको हर किताब में अलग अलग तिथि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमें जो डेट याद रखने हैं वह क्या है? सर जॉन मार्शल का दिया हुआ डेट जो कि है 3250 से 2750 BC, विलर का दिया हुआ 2500 से 1500 BC और रेडियो कार्बन 14 पद्धति और जो नवीन अनुसंधान है उसके आधार पर तय की गई, निर्धारित की गई तिथि 2500 से लेकर 1750 BC, ठीक है। 3 भाग में भी इसे बांटा गया है ये जो सभ्यता है इसके काल को, ठीक है। आरंभिक दशा, परिपक्व अवस्था और पतन काल, यानी कि अर्ली हड़प्पन फेज, मेचर हड़प्पन फेज और लेटर हड़प्पन फेज। तो पहले इसके काल पीरियड भी रेडियो कार्बन पद्धति के हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। 3500 से 2600 BC, ठीक है, 3500 से 2600 BC। और फिर मेचर में 1900 BC, ठीक है। और लेटर हड़प्पन फेज 1900 से 1300 BC, ठीक है। तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके खोज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 1826 में, कब? 1826 में चार्ल्स मैसन को इस सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज में मेंशन किया और सभी लोगों को इस सभ्यता की बेसिक जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। फिर 1853 से लेकर 1856 में कराची से लेकर लाहौर के बीच क्या किया जा रहा था? रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे, ठीक है। तो इसके आसपास के जो हड़प्पा के स्थल थे वहाँ से ईंटें लिए गए
और रेलवे ट्रैक बिछाने के दौरान इस्तेमाल कर लिया गया। ठीक है, तो ब्रंटन बंधु दो भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। वे इस दौरान यहाँ पर इंजीनियर थे, तो उन्हें इसकी जानकारी मिली कि मतलब वो यहाँ से ईंटें इस्तेमाल करते थे, उठाते थे और इस्तेमाल कर लेते थे। उन्हें यह पता चला कि हाँ वहाँ कोई घर वर रहा होगा, हालांकि वह यह नहीं समझ पाए कि यहाँ पर कोई इस तरह का सभ्यता बसा होगा। ठीक है, तो फिर जो इसके ये जो काम चल रहा था वो कनिंघम साहब के नेतृत्व में चल रहा था। तो वे कई बार इस जगह का इन जगहों का दौरा किए। जब उन्हें पता चला तो उन्हें इस सभ्यता के बारे में सबसे पहली बार जानकारी मिला, उन्हें पता चला, लेकिन वह कुछ खास अट्रैक्ट नहीं हुए और बात आई गई सी हो गई, यानी कि जानबूझ के अनदेखा कर दिया गया। ठीक है, फिर फाइनली 20वीं सदी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा पहला स्थल इस सभ्यता का खोजा गया दयाराम साहनी जी के द्वारा। और फिर 1922, यहाँ पर 1922 होगा। ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, इससे भी अधिक मतलब पूरे तरीके से पूरे विश्व का ध्यान इस सभ्यता की ओर तब आया जब 1924 में, कब 1924 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक जो थे सर जॉन मार्शल, व सिंधु सभ्यता यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता, एक उन्नत नगरीय सभ्यता के मतलब कि डिस्कवरी को लेकर के घोषणा करते हैं। ठीक है, विधिवत घोषणा जब वह करते हैं तो इस सभ्यता पे पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित होता है। ठीक है, पूरे विश्व का जो ध्यान है वह इस ओर खींचा चला आता है। ठीक है, तो यह हो गई उससे खोज से रिलेटेड बातें। अब हम देखते हैं इसके उद्भव को लेकर के। तो इसके उद्भव को लेकर के जो मत दिए जाते हैं वह है विदेशी मत और स्थानीय मत। ठीक है, तो विदेशी मत के जो समर्थक हैं व्हीलर, चाइल्ड, ठीक है, सर जॉन मार्शल, उनका कहना है कि सुमेरियन सभ्यता के लोग ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माता हैं। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता के लोग ही इधर आए और यहाँ पर मतलब कि भारत में आकर उन्होंने इस सभ्यता का विकास किया। हालांकि इस मत को मतलब कि स्थानीय लोग नहीं मानते, स्थानीय मत को मानने वाले वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। ठीक है, वह इस पक्ष में मतलब अपने तर्क देते हैं कि दोनों जगह के जो भवन है वह सेम है। ठीक है, मोहरों का यूज़ दोनों जगह किया जाता था, दोनों सभ्यता में कुछ धार्मिक परंपराएं सेम थी। ठीक है, तो उसी तरह से इनके बातों को इस तरीके से भी काटा जा सकता है कि यहाँ पर जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ भव्य मंदिर था। ठीक है, जबकि हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में किसी भी तरह के मंदिर के होने का साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग पकी हुई ईंटों का भी इस्तेमाल करते थे घर बनाने में, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में, ठीक है, या उस समय की जो समकालीन सभ्यताएं थी उन्हें कच्ची ईंट से घर बनाने के बारे में नॉलेज था। ठीक है, पक्की ईंट का नॉलेज का ज्ञान उन्हें नहीं था। तो इस तरह राखलदास बनर्जी कहते हैं कि द्रविड़ जाति के लोग इस सभ्यता के निर्माता थे। ठीक है, तो यह स्थानीय मत है राखलदास बनर्जी के द्वारा दिया गया कि द्रविड़ जाति के लोग, ठीक है, द्रविड़ जाति के लोग इस सभ्यता के, इस सिविलाइजेशन के निर्माता हैं, जिसे कि अधिक बल दिया जाता है। फिर आर्य को भी इस सभ्यता का निर्माता माना गया है। ठीक है, जैसे कि टी.एन. रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप कुसालकर, वो यह मत देते हैं कि आर्य ही इसके निर्माता थे। हालांकि यह बात भी सही नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि देखिए काल पीरियड दोनों का अलग है। ठीक है, और फिर अगर आर्यों को मिट्टी से, ठीक है, पके ईंट से बने हुए मकानों में रहने का मतलब नॉलेज था, आदत था, तो वे आगे वैदिक काल में जाकर झोपड़ी में क्यों रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से द्रविड़ जाति के लोग इस सभ्यता के, इस सिविलाइजेशन के निर्माता माने गए। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में। तो अगर हम देखें तो यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में विस्तृत सभ्यता थी। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, 1947 तक जो है कि यानी कि आज़ादी तक 40 स्थल खोजे जा चुके थे और अब तक 1400 से 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 1975 यानी कि 1000 के लगभग स्थल भारत में खोजे जा चुके हैं और 425 यानी कि 500 के लगभग स्थल पाकिस्तान में खोजे जा चुके हैं। ठीक है, और अफगानिस्तान में 2 स्थल। तो हम पूरे के पूरे 1500 स्थल के बारे में तो नहीं पढ़ने वाले हैं, पॉसिबल भी नहीं है इतने स्थलों के बारे में याद रखना। तो हम स्मार्टली स्टडी करते हुए केवल उन महत्वपूर्ण स्थलों का अध्ययन आज करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो 2 स्थल मिला वह सुर्दुगोई और मुंडी काक। ठीक है, यह 2 अफगानिस्तान से मिले गए स्थल हैं। अब हम देखते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से आपको 3 प्रांत से
कुल मिलाकर 6 से 7 नाम याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से हड़प्पा, ठीक है, क्या हड़प्पा, जो कि पहला खोजा गया स्थल था, 1921 में खोजा गया, दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया और रावी नदी के तट पर खोजा गया, ठीक है। उसी तरह सिंध प्रांत से आपको 3 नाम याद रखने हैं। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो, जो कि राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया 1922 में। और एक बात मोहनजोदड़ो से रिलेटेड आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इस पूरे सभ्यता में जितने स्थल खोजे गए उसमें से सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। आगे चल के हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में जो स्थल खोजे गए उन सब में सबसे बड़ा है राखीगढ़ी, ठीक है। और अगर कहा जाए कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा स्थल कौन सा खोजा गया, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो आपको मोहनजोदड़ो याद रखने हैं सिंधु नदी के तट से। और ठीक मोहनजोदड़ो के अपोजिट में कोटदीजी और फिर इधर चन्हूदड़ो, ठीक है। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत से। और फिर पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत से भी आपको 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है सुत्का गेंडोर, ठीक है। तो सुत्का गेंडोर, डाबरकोट और बालाकोट 3 नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सुत्का गेंडोर। तो क्यों सुत्का गेंडोर सबसे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि यह जो है कि इस पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे पश्चिमी, ठीक है, सबसे पश्चिमी स्थल था, ठीक है। तो बाउंड्री देखिए याद करते जाइएगा, सबसे पश्चिमी स्थल क्या, सुत्का गेंडोर। कहाँ से, पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत से, ठीक है। देखिए मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि कौन सा स्थल किस राज्य से या फिर किस प्रांत से, किस कहाँ से मिला, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या भारत से, ठीक है। क्योंकि देखिए कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिए जाएंगे कि एक तरफ आपको स्थल के नाम दे दिया जाएगा, दूसरा तरफ राज्य का नाम, आपको मिलान करना होगा कि कौन कहाँ पे मिला, या फिर एक तरफ स्थल के नाम और एक तरफ नदी के नाम, आपको मिलान करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महत्वपूर्ण स्थल किस नदी के तट पर किस प्रांत से मिला, ठीक है। या फिर ऐसा हो जाएगा कि 4 नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा स्थल पाकिस्तान में खोजा गया, या फिर इसमें से कौन सा स्थल पंजाब राज्य में खोजा गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और देख लेते हैं कि पाकिस्तान से, ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे, पंजाब प्रांत से, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी, और बालूचिस्तान प्रांत से बालाकोट, डाबरकोट और सुत्का गेंडोर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे भारत में यह सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी। तो सबसे पहले हम बस 7 राज्य का नाम देख लेते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ इस सभ्यता के स्थल मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाता है जम्मू कश्मीर, क्या, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो हो गए ना 7 राज्य। तो ये 7 राज्य का नाम आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि इन 7 राज्यों में कौन कौन सा महत्वपूर्ण स्थल मिला जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से एक नाम आपको याद रखना है, मांडा, ठीक है। जम्मू कश्मीर से चिनाब नदी के तट पर, किस नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर मांडा। इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि यह सबसे उत्तरीय स्थल है, ठीक है, क्या है, सबसे उत्तरीय स्थल। देखिए पहले हम क्या देखें, सुत्का गेंडोर सबसे पश्चिमी स्थल और मांडा जो जम्मू कश्मीर में है सबसे उत्तरीय स्थल, ठीक है। उसी तरीके से पंजाब से 2 नाम आपको याद रखने हैं, रोपड़ और संगोल। तो इन दोनों में भी रोपड़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रोपड़ सतलज नदी के तट पर मिला और यगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की, किसने, यगदत्त शर्मा ने, ठीक है। रूपनगर जगह में रोपड़ है और संगोल फतेहगढ़ पंजाब में, ठीक है। इसी तरीके से हरियाणा से आपको 3 नाम याद रखने हैं, राखीगढ़ी, ठीक है, बनावली, ये जो बनावली है वो कहीं कहीं बनवाली लिखा हुआ मिलता है, और भगवानपुरा। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भगवान का नाम लेकर के राखी बनवाली, ठीक है। तो इन तीनों में भी राखीगढ़ी और बनावली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी क्यों, अभी अभी हमने बात की थी ना कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो जवाब क्या होगा, राखीगढ़ी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि राखीगढ़ी की खोज की सूरजभान जी ने और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। उसी तरह बनावली की खोज की RS बिष्ट ने, जो कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है।
आगे देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान से भी आपको दो नाम याद रखने हैं, कालीबंगा और बालाथल, जिसमें से कालीबंगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और कालीबंगा से खुदाई के वक्त काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। और इसके जो खोजकर्ता थे उसमें दो नाम याद रखिए, ठीक है। मतलब ऐसे देखा जाए तो तीन, ठीक है। एक घोष ने इसकी खोज की थी, बाद में मतलब कि लाल और थापड़ भी इसके खोजकर्ता में इनका नाम भी आता है, यह भी जुड़े थे। तो लाल और थापर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कालीबंगा, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ, तो किसी ने किसी को काले रंग की चूड़ियाँ लाने को कहा और वह लाल रंग की लेकर आ जाता है तो उसे थप्पड़ पड़ता है, ठीक है। तो दो नाम हो गए, कालीबंगा, बालाथल। तो कालीबंगा जो है कि यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। खैर, जो क्या साक्ष्य मिले, क्या इंपॉर्टेंट है, वह हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम बस इंपॉर्टेंट नाम देख रहे हैं। तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित थी। अब हम देख लेते हैं यूपी। तो यूपी से भी आपको तीन नाम याद रखने हैं, आलमगीरपुर, ठीक है। देखिए कौन से तीन नाम, आलमगीरपुर, ठीक है, संघौली और बड़गांव। इन तीनों में भी आलमगीरपुर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आलमगीरपुर इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। क्या है? सबसे पूर्वीय स्थल है, ठीक है। तो देखिए सुत्का गेंडोर सबसे पश्चिमी स्थल, ऊपर हमने देखा नॉर्थ में, ठीक है, सबसे उत्तरी स्थल मांडा, और सबसे पूर्वीय स्थल यूपी में आलमगीरपुर, ठीक है, जो कि मेरठ में है। हिंडन नदी के तट पर जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की, ठीक है। संघौली और बड़गांव, ये दो नाम भी आप यूपी से याद रखिएगा। उसी तरह महाराष्ट्र से दायमाबाद, महाराष्ट्र से क्या आ रहा है, दायमाबाद, गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है, अहमदनगर जिले में स्थित है, और यह सबसे दक्षिणी स्थल है। क्या है? सबसे दक्षिणी स्थल। तो देखिए सबसे पश्चिमी स्थल सुत्का गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से, ठीक है। सबसे उत्तरी स्थल हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर से, ठीक है, चिनाब नदी के तट पर। और सबसे पूर्वीय स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और सबसे दक्षिण स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, हिंदुस्तान के महाराष्ट्र राज्य से, ठीक है। तो याद रहेगा। अब हम देख लेते हैं गुजरात। तो दोस्तों गुजरात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो हमारा, अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान में किस राज्य से सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं, तो जवाब होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। देखिए लिस्ट भी सबसे ज़्यादा इसी का नंबर है, बड़ा है, ठीक है। धोलावीरा, भगतराव, सुरकोटदा, रोजदी, लोथल, रंगपुर, ठीक है। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है? लोथल। क्यों? क्योंकि लोथल जो है कि इस सभ्यता का बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था, और यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। तो इस पूरे हड़प्पा सभ्यता में दो ही स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। पहला लोथल, ठीक है, यानी कि एक लोथल और एक रंगपुर। तो रंगपुर और लोथल दोनों के दोनों गुजरात में हैं, और यही दो ऐसे स्थल हैं जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। लोथल की खोज की, ठीक है, यह भगवा नदी के तट पर रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की। इसी तरीके से गुजरात से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है धोलावीरा। क्यों? क्योंकि आगे हम देखेंगे कि इसकी जो नगरीय व्यवस्था थी वह इतनी, मतलब कि यह एक तरह से इस सभ्यता की विशेषता है। इसकी जो नगर की जो प्लानिंग थी, जिस तरीके से की गई थी, यह इस सभ्यता की विशेषता थी, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि जो नगर था वह दो भागों में विभक्त था, ठीक है। लेकिन इकलौता धोलावीरा यह ऐसा स्थल है जहाँ पे नगर तीन भागों में विभाजित मिला है, ठीक है। सिर्फ एक स्थल, कहाँ से? धोलावीरा से नगर तीन भागों में विभाजित मिला है, इसलिए धोलावीरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यह कहाँ है? तो गुजरात में। उसी तरह सुरकोटदा जो है कि इकलौता वह स्थल है जहाँ से घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है। क्या मिला है? घोड़ों के अस्थियों का अवशेष। पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में और कहीं भी घोड़ा का कोई साक्ष्य कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को हड़प्पा का जानकारी था, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन सुरकोटदा से इसके हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे लगता है कि अच्छा, मतलब कि घोड़ों की कुछ ही मात्रा में लेकिन जानकारी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा भगतराव, रोजदी या फिर रोजी, ये नाम भी आप गुजरात से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए हमने ये जो पूर्वी पश्चिमी स्थल देखा था ना, उससे देखिए कौन सा आकृति बनेगा वो देखेंगे, ठीक है। ये देखिए सबसे पश्चिमी स्थल सुत्का गेंडोर, ठीक है, सबसे पश्चिमी स्थल। सबसे उत्तरी स्थल मांडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर से चिनाब नदी के तट पर। सबसे पूर्वीय स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है, हिंडन नदी के तट पर। और सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यह देखिए ये स्थल हो गए हमारे, ठीक है, पश्चिमी, पूर्वी, ठीक है, दक्षिण और उत्तरी।
देखिए जब अगर हम इसको आकृति में बनाएंगे तो ये किस आकृति का बनता है, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए, यह एक त्रिभुजाकार आकृति बना रहा है ना। तो कई बार पूछा जाता है कि यह जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, इसका जो विस्तार क्षेत्र था, ठीक है, यह किस आकृति में फैला हुआ था, किस आकृति में विस्तृत था। तो त्रिभुजाकार, क्या होगा, त्रिभुजाकार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर नहीं थे, ठीक है, इधर भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा स्थल इधर मिले। तो यह सभ्यता जो है एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में फैली हुई सभ्यता है, जिसका हम स्थल देख चुके हैं कि पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, दक्षिणी स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, पश्चिमी स्थल सुत्का गंडौर पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत में, और जम्मू कश्मीर में मांडा सबसे उत्तरीय स्थल, ठीक है। तो यह मांडा से लेकर के, ठीक है, ये देखिए मांडा से लेकर के दायमाबाद, यह जो इसकी लंबाई है ना, यह कितनी है, यह भी जानना चाहिए आपको, पूछा जा सकता है, ठीक है। 1400 किलोमीटर, क्या है यह, मांडा से लेकर के दायमाबाद लंबाई इसकी, ठीक है। उसी तरह सुत्का गंडौर से लेकर के आलमगीरपुर, ये जो चौड़ाई है यह हो जाती है 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर। और इधर देखिए, इधर तटवर्तीय इलाका है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए तटवर्तीय इलाके की लंबाई, तो यह हो जाएगा 1300 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रहेगा, मांडा से लेकर के दायमाबाद यानी कि उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। पश्चिम से पूरब तक चौड़ाई 1600 किलोमीटर और तटवर्तीय इलाका का लंबाई 1300 किलोमीटर। तो इस तरीके से यह जो है 1300 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, कहा जाता है कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है कि इसका क्षेत्र विस्तृत था, ठीक है। आप ही समझ लीजिए, देखिए यह समकालीन चार सभ्यताओं में से एक था, ठीक है। इस समय इजिप्ट की जो सभ्यता थी ना, एक मिनट, देखिए इजिप्ट की जो सभ्यता थी, कहा जाता है कि इजिप्ट की सभ्यता से 20 गुना बड़ा था, ठीक है। हमारा जो हड़प्पन सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसका विस्तार क्षेत्र, उसका भौगोलिक क्षेत्र जो था, इजिप्ट के भौगोलिक क्षेत्र से 20 गुना अधिक था, ठीक है। और अगर इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों की भौगोलिक क्षेत्र को मिला दिया जाए तो भी 12 गुना बड़ा विस्तृत था, ठीक है। यानी कि समझ लीजिए कि कितना अधिक एरिया में यह जो सिविलाइजेशन है वह फैला हुआ था, ठीक है। कितने दूर तक फैला हुआ था, इसका जो भौगोलिक एरिया है वह कितना अधिक था, ठीक है। तो इसलिए यह सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्यों यह सभ्यता केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए इम्पॉर्टेंट है, यह हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट स्थल आज हम पढ़े हैं, उन इम्पॉर्टेंट स्थल से क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली, उसके बारे में भी हम बाद के इस वीडियो में जानेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।